Hi everyone, welcome to Prep IAS. So this is a continuation class of space and technology जो हम पिछली क्लास में कवर कर रहे थे. Like you all said कि आपको थोड़ी speed slow चाहिए. So what I'll do is I'll teach a bit slow. The reason I was teaching fast was because ये सारा current affairs था and I thought that आपने थोड़ा बहुत at least current affairs cover किया होगा. But no problem, अगर आपने नहीं भी किया है that is not an issue. हम थोड़ा स्लो लेके चलेंगे लेक्चर को और आपका स्पेस टेक्नोलॉजी जो बेसिक्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक्स है वो भी कवर हो जाएंगे एंड एट द सेम टाइम वी विल आल्सो कवर द करंट अफेयर्स. ठीक है, तो हम इसमें करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. आज की क्लास में विल स्टार्ट विद बेयरशीट. वो क्या है, इसराइल से रिलेटेड है, क्या है, क्या चीज उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए. विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. बट बिफोर दैट, ये जो कोर्स है ये एक्चुअली 3 मंथ्स फ्री क्रैश कोर्स है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए. 17 मार्च से ये शुरू हुआ था एंड इट विल कंटिन्यू टिल 20 जून. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा यहाँ पे आपको. सी सैट इंक्लूडेड है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो संडे को डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे जाएंगे. एंड ये फैकल्टी डिटेल्स है, यहाँ पर आप सभी फैकल्टीज के बारे में पढ़ सकते हैं. डिटेल शेड्यूल या रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए. ऑल्सो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सो लाइक आई सेड, हम क्लास में आज शुरू करने वाले हैं बेयरशीट. ठीक है, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था. बेयरशीट 2 ये क्या है? इसराइल ने बेयरशीट 2 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है. किस लिए? उसका एम क्या है? उसका एम ये है कि एक अनमैन्ड क्या होता है जिसके अंदर हम इंसानों को नहीं भेजते, अनमैन्ड क्राफ्ट को हम मून पे लैंड कर सके 2024 में. ठीक है, 2024 के अंदर हम एक अनमैन्ड क्राफ्ट को मून पे लैंड कर सके. इसके लिए प्रोजेक्ट लाया गया था बेयरशीट 2 जो इसराइल ने लॉन्च किया था. ठीक है, अब इसराइल का जो बेयरशीट प्रोब है ये लैंड नहीं हो पाया सही से मून पे, क्रैश लैंड हो गया था एंड इसी के साथ ये कहानी रुक गई थी. अब देखो, जब हम इसराइल की बात कर रहे हैं, जब भी कोई भी चीज न्यूज में आती है, कोई भी जगह न्यूज में आती है तो उसका मैप जरूर देख लेना. जैसे इसराइल का मैप है, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है. इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, राइट, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, जेरूसलम, टेल अवीव. ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? गाजा स्ट्रिप. बिकॉज हमें पता है कि ये सारी चीजें, ये सारे जो एरियाज है ये जनरली कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं. वी नो अबाउट दैट. ठीक है, लेबनान है एंड देन यहाँ पर एक सी है दैट इज मेडिटेरेनियन सी. तो कौन सी जगह कहाँ पर है, किस जगह पे क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. राइट, जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि बताइए, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दे सीरिया और जॉर्डन, इसको आप नॉर्थ से साउथ में अरेंज कीजिए, तो मुझे पता होना चाहिए सीरिया ऊपर है, उसके नीचे जॉर्डन है. ठीक है, बीच में एक डेड सी आती है. तो जितने भी वाटर बॉडीज उस एरिया में है, जो भी एरियाज है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, आपको अरेंज करने आनी चाहिए. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बेयरशीट प्रोब के बारे में पढ़ लेते हैं. ये एक प्राइवेट मिशन था मून के लिए. और ये किसने शुरू किया था, इसको किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया था इसराइल के नॉन प्रॉफिट स्पेस आयल ऑर्गेनाइजेशन ने. क्लियर? बेयरशीट को हिब्रू में इसका मतलब होता है जेनेसिस. ठीक है, बेयरशीट का हिब्रू में मतलब होता है जेनेसिस. इसको लॉन्च किया गया था 2019 फरवरी में, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था ऑन फैल्कन 9 रॉकेट. कहाँ से? यूएसए से इसको लॉन्च किया गया था, केप कैनावरल से. और फिर ये लूनर ऑर्बिट में आ गया था अप्रैल 2019 में. बट बाद में जाके इसमें इंजन फेलियर की वजह से क्रैश हो गया ये मून के सरफेस पे आते ही. ठीक है, अब्रप्टली क्रैश हो गया था मून के सरफेस पे आते ही. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मून पे कुछ भेज रही हूँ तो वहां पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए भेज रही होंगी. तो ये तो पता है हमें, एक्सपेरिमेंट्स और डेटा कलेक्शन के लिए था. बट किसके लिए? ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स. फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 लैंडिंग क्राफ्ट थे, एक ऑर्बिटर था. ये क्राफ्ट, ऑर्बिटर, ये सब क्या होते हैं ये हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है देन डू वॉच दैट लेक्चर. ठीक है, सो 2 लैंडिंग क्राफ्ट्स वर देयर. एक ऑर्बिटर था जो मून को सर्कल करने वाला था फॉर इयर्स, काफी सालों तक.
ठीक है, कॉस्ट इसका कितना पड़ा था? इसका कॉस्ट पड़ना था पूरे जो इस प्रोजेक्ट का, दैट वाज अराउंड $100 million। कहाँ से आया था ये $100 million? क्योंकि $100 million कम तो नहीं होते, तो ये इंटरनेशनल पार्टनरशिप और डोनर्स के थ्रू ये कलेक्ट किए गए थे। ठीक है, देन सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इसराइल फोर्थ नेशन बन सकता था इसके साथ जो एक स्पेसक्राफ्ट को मून पे लैंड कर सके। पहले तीन कौन से हैं? यूएसए, फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड चाइना। ठीक है, सोवियत यूनियन, चाइना, यूएसए, इसके अलावा ये फोर्थ नेशन ऐसा बन जाता जो एक स्पेसक्राफ्ट को मून पे लैंड कर सकता था। बाकी और कौन से मिशन है मून के लिए? हम ऑलरेडी चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता है इंडिया ने एक और मिशन का सोचा था, मून मिशन का, दैट इज चंद्रयान 3। 2021 में लॉन्च होने वाला था, अर्ली 2021 में। बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन ये डिले हो गया था। ठीक है, चंद्रयान 2 इससे पहले आ चुका है। ओके, चंद्रयान 2 फेल हो गया था, हमें पता है ये फेल हो गया था। ठीक है, इसी के बाद चंद्रयान 3 के बारे में सोचा जा रहा था। देन यूएई की भी अगर बात करते हैं तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने डिसाइड किया है कि वो एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट को मून पे भेजेंगे 2024 में। अगेन अनमैन्ड मींस उसमें ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे, स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा 2024 में। सो नासा का एक क्रूड स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम है, मींस उसमें ह्यूमन बींग्स जाते हैं, जिसका नाम है आर्टेमिस। ठीक है, इसका गोल क्या है? इसका गोल है फर्स्ट वुमन और जो नेक्स्ट मैन होगा, मतलब एक विमेन और मैन को भेजा जाएगा मून पे, और स्पेशली मून के साउथ पोल रीजन पे बाय 2024। नेक्स्ट हमारा आता है डस्ट सैंपल्स। डस्ट सैंपल्स फ्रॉम हायाबुसा 2। ये जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, यानी कि जाक्सा, इन्होंने एक कैप्सूल रिसीव किया है जो इनका अनमैन्ड प्रोग्राम था हायाबुसा 2। ठीक है, हायाबुसा 2, इसके अंदर फर्स्ट एक्सटेंसिव सैंपल ऑफ डस्ट है। मतलब जो एस्ट्रॉइड रियुगु था, ठीक है, एस्ट्रॉइड रियुगु से इनको डस्ट का सैंपल मिला है, पहला एक्सटेंसिव डस्ट का सैंपल मिला है। ठीक है, हायाबुसा 2 रिलीज कैप्सूल क्या है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, तो हायाबुसा 2 की बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया गया था जापान के स्पेस सेंटर से 2014 में। ठीक है, टेनेगाशिमा स्पेस सेंटर से 2014 में इसको 4 साल लगे थे ryugu एस्ट्रॉइड तक पहुंचने में, और फिर वहां से ये उसके एक्सटेंसिव डस्ट पार्टिकल्स लेके लौटा है। राइट, मिशन की बात करते हैं तो इसका जो मिशन बनाया गया था वो ओरिजिनल हायाबुसा मिशन के ऊपर ही इसको बनाया गया था। जो ओरिजिनल हायाबुसा मिशन है वो कब लॉन्च किया गया था? 2003 के अंदर लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको किस एस्ट्रॉइड के लिए बनाया गया था? इसको जो एस्ट्रॉइड था दैट वाज इटोकावा। 2005 में ये इसके साथ जाके सक्सेसफुली लिंक अप हो गया था। फिर ये अर्थ पे सैंपल्स लेके आया 2010 में, और ये फर्स्ट टाइम था कि कोई भी सैंपल मटेरियल एस्ट्रॉइड से अर्थ पे लाया गया था। क्लियर? हायाबुसा क्या है? ये एक जापानीज टर्म है जो एक फैल्कन के लिए यूज किया जाता है। फैल्कन एक बर्ड है, बहुत तेजी से भागती है, वो हंटिंग टाइप जब वो करने आती है, जब वो हंट करने आएगी उसके लिए डाइव लेती है, बहुत तेजी से लेती है, 200 माइल पर आवर की स्पीड से। ठीक है, उसी के नाम पे इसको रखा गया है। अभी स्पेस प्रोब की बात करें हम अगर, तो ये इट वॉज ऑर्बिटेड। इस स्पेस प्रोब ने उस एस्ट्रॉइड को कुछ महीनों तक ऑर्बिट किया था ताकि उसके सरफेस को मैप कर सके और उसके बाद वहां पे लैंड कर सके। फिर उसने वहां के स्मॉल एक्सप्लोसिव्स जो थे उनको यूज करके वहां पर जितने भी क्रेटर्स थे, क्रेटर्स क्या होते हैं? इस तरीके से गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, सरफेस पे गड्ढे होते हैं, उनको क्रेटर्स कहते हैं। तो क्रेटर्स को ब्लास्ट करने के लिए स्मॉल एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया, और वहां से जो एक्सप्लोसिव से छोटे छोटे डेब्री बच गए उसको उठा के अर्थ पर वापस ले आया नवंबर 2019 में। अब इस मिशन का काम क्या था, गोल क्या है? सिंपल सी बात है, सोलर सिस्टम के ओरिजिन के लिए हमें ये समझना, ये जितने भी एस्ट्रॉइड्स वगैरह हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? एस्ट्रॉइड्स वगैरह ये भी उसी टाइम से है जब जिस टाइम से सोलर सिस्टम बना था। ठीक है, सेम ऑलमोस्ट सेम डस्ट पार्टिकल्स यूज्ड हैं। तो ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं कि सोलर सिस्टम बना कैसे, ऑल्दो हमारे पास बिग बैंग थियरी है, बट हम और उसके बारे में जानना चाहते हैं और डिफरेंट थ्योरीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो सोलर सिस्टम बना कैसे, वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए, ठीक है, इस तरीके के और दूसरे मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए, कैसे बने, इन सबको जानने में हमारी मदद करता है। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रिमिटिव बॉडीज है, हमें पता है, मैंने जैसा कि आपको बताया, जब सोलर सिस्टम बना था तभी के टाइम से ये प्रेजेंट है।
क्लियर। तो अगर इनके बारे में हमें पता चल जाता है, इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि सोलर सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई, एवोल्यूशन कैसे हुआ, और उसी के साथ साथ ये जो बड़े बड़े प्लैनेट्स है जैसे कि अर्थ हो गया, इनका एवोल्यूशन इतना कॉम्प्लेक्स कैसे है, ठीक है, इस तरीके के मटेरियल्स यहाँ कैसे बने, बाद में चेंजेस कैसे हुए, इन चेंजेस की वजह से और कौन से मटेरियल्स हैं जो अर्ली स्टेज में थे लेकिन अब नहीं मिलते, उन सब के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। दैट इज वाई ये प्रूव रखा गया था। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली इनके अंदर क्योंकि मैंने बताया प्रिमिटिव है, बहुत पुराने समय से है, तो कब कहाँ कैसे किस कंडीशन में बने हैं, इनके बारे में अगर हम जानते हैं तो हमें सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। इन रॉक सैंपल्स में जो गैसेस ट्रैप्ड है वो भी केमिकल मिक्सचर के बारे में, प्लैनेट के केमिकल मिक्सचर के बारे में बताते हैं। ओके। और ये सारे रीजन जब हमें ये पता चल जाएगा कि शुरुआत कैसे हुई थी, तो हमें ये भी समझ में आएगा कि अल्टीमेटली जो अर्थ पे लाइफ है वो खत्म कैसे हुई। ओके। जो जनरली कहा जाता है कि एस्ट्रॉइड हिट की वजह से एक्सप्लोजन होगा और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो वो कैसे होगा वो भी हम आसानी से जान सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस्ट्रॉइड्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एस्ट्रॉइड्स में सबसे पहली चीज आती है मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि मार्स और जुपिटर के लाइन के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में आपका मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है, जहां पर आपको जो मेन एस्ट्रॉइड्स हैं या ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स हैं वो यहीं पे मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या है? ये ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो किसी लार्जर प्लैनेट के साथ अपना ऑर्बिट शेयर करते हैं, बट उसके साथ कभी भी कोलाइड नहीं करते, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? ये वो पोजिशन है स्पेस में जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडी सिस्टम का, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, वो कुछ उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हाई होता है कि वो एक रीजन होगा जहां पे अट्रैक्शन रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। उन रीजन्स को हम लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ पर जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट आता है तो वहां पर उसको फ्यूल कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन फोर्सेस से उसका काम चल जाता है। नेक्स्ट आते हैं नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट के पास में है, तभी उन्हें नियर अर्थ बोला जा रहा है। तो ये ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो अर्थ के ऑर्बिटल पाथ को एक्चुअली क्रॉस करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अर्थ के ऑर्बिटल पाथ को एक्चुअली क्रॉस करते हैं, और उनको कहा जाता है अर्थ क्रॉसर्स, क्योंकि वो अर्थ को क्रॉस कर रहे हैं तो उनको कहा जाता है अर्थ क्रॉसर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इमिशन, चेंज इमिशन फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज 5 मिशन की। अब ये क्या है? चाइना का एक दूसरा अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट जो उन्होंने लॉन्च किया है ताकि लूनर रॉक्स को वापस अर्थ पे लाया जा सके। ये पहला ऐसा अटेम्प्ट है जहां पे मून से सैंपल्स को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। इस मिशन का नाम रखा गया है एंशिएंट चाइनीज गॉडेस, जो मून की गॉडेस है, उनके ऊपर इसका नाम रखा गया है। इसका मेन काम वही है कि ये लूनर मटेरियल को कलेक्ट करके वापस लेके आएगा अर्थ पे, ताकि जो साइंटिस्ट हैं वो मून के ओरिजिन, फॉर्मेशन और बाकी थियोरीज के बारे में जान सके। लॉन्च लॉन्ग मार्च 5Y5 रॉकेट पे लॉन्च हुआ था इसका, इस स्पेसक्राफ्ट का, और इसको लॉन्च किया गया था चाइना के स्पेस लॉन्च सेंटर, वेनचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन टास्क था कि 2 मीटर ड्रिल करना, जो मून का सरफेस है उसे 2 मीटर ड्रिल करके वहां से 2 किलोग्राम का रॉक उठा के, और जो भी डेब्रिस है वो सब उठा के अर्थ पे वापस लेके आना। इससे क्या फायदा होगा? अगर हम मून के ऊपर जो मून के ओरिजिन के बारे में हम जान पाएंगे, अगर मून के ऊपर जो चीजें प्रेजेंट है अगर हम वो लेके आते हैं तो उसके ऊपर स्टडी करने से हमें पता चलेगा कि मून का ओरिजिन हुआ कैसे है, मून के सरफेस पे किस तरीके की वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, मून के इंटीरियर के बारे में हम जान पाएंगे। प्लस ये जान पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, जो मून का मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में जान पाएंगे। और वो जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ को सन की रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखता है, तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है। क्लियर। अब हुआ क्या? मून के ऑर्बिट पे एंटर करने के बाद स्पेसक्राफ्ट का क्या काम था कि एक पेयर ऑफ व्हीकल को लून के सरफेस पे छोड़े, लैंडर और एक्सटेंडर को। लैंडर क्या करेगा? ग्राउंड में ड्रिलिंग करेगा, वहां से सॉइल, रॉक सैंपल्स इन सब को ट्रांसफर करेगा एक्सटेंडर में। वो वहां से लिफ्ट करके
और उसको वापस अर्थ पे लेके आएगा। अटेम्प्ट किया जाएगा कि 2 किलो सैंपल लेके आया जा सके वहां से। और वहां पर एक्चुअली एक मैसिव लावा प्लेन है, ठीक है, जिसका नाम है ओशियानस प्रोसिलेरम या ओशन ऑफ स्टॉर्म्स। तो वहां से उठा के लाने की अटेम्प्ट होगी। एरिया ऑफ मून जहां पर स्पेसक्राफ्ट लैंड होगा, वो वो एरिया 1 to 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो इसका जो सैंपल है वो वापस से अर्थ पे लाया जाएगा एंड उसके बारे में हमारी स्टडीज को फर्दर किया जाएगा। ठीक है, एंटायर मिशन का ड्यूरेशन बताया जा रहा था 23 डेज। अगर मिशन एज इट इज कंप्लीट हो जाता है तो चाइना थर्ड कंट्री होगी जो लूनार सैंपल को लेके अर्थ पे वापस आ सकेगी। पहली दो कंट्रीज कौन सी हैं? यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अपोलो प्रोग्राम। वो पहला प्रोग्राम जिसने मेन को मून पे लैंड करवाया था, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोग्राम था। इसमें 12 एस्ट्रोनॉट्स थे जो 6 फ्लाइट्स पे 1969 से लेके 1972 के बीच में 6 फ्लाइट्स के दौरान वहां पर गए थे और 382 किलोग्राम ऑफ रॉक एंड सॉइल वापस लेके आए थे। देन सोवियत यूनियन का ल्यूना, इन्होंने 3 सक्सेसफुल रोबोटिक सैंपल को रिटर्न किया था। बेसिकली 1970s में वो रिटर्न लेके आए थे, सैंपल रिटर्न लेके आए थे। नेक्स्ट इज सोवियत यूनियन लेड ल्यूना। ल्यूना में क्या था? 3 सक्सेसफुल रोबोटिक सैंपल रिटर्न हुआ था ये मिशन में 1970s में। जो लास्ट था ल्यूना 24, इसमें सैंपल्स रिट्रीव हुए थे 1976 के अंदर फ्रॉम मेयर क्रिसियम, मतलब सी ऑफ क्राइसिस। ये एक लूनार बेसिन है, सी ऑफ क्राइसिस, वहां से सैंपल्स लेके आए थे। नेक्स्ट अपोलो लूना सैंपल। जो अपोलो लूना सैंपल जोन है मून का, वो बहुत क्रिटिकल है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें वो एरिया आता है जो चाइना के मून मिशन की बात करते हैं। चाइना ने अपना फर्स्ट लूनार लैंडिंग किया था 2013 के अंदर। जनवरी 2019 में चेंज 4 प्रोब बेसिकली करवाया गया था, जो मून के फार साइड को टच करके आया था एंड ये पहली बार किसी भी नेशन के थ्रू ऐसा किया गया था। चेंज की जो ये सीरीज है लूनार प्रोब्स की, ये लॉन्च की गई थी बाय चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी स्पेस प्लान्स की अगर हम बात करें तो चाइना के जो बाकी स्पेस प्लान्स हैं, इनका बेसिक एम यही है कि परमानेंट मैन्ड स्पेस स्टेशन बनाया जाए 2022 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट डेकेड में चाइना विल प्लान कि एक रोबोटिक बेस स्टेशन हो जहां पे अनमैन्ड एक्सप्लोरेशन हो सके, मतलब ऐसे एक्सप्लोरेशन हो सके जहां पे इंसानों की जरूरत नहीं है, अनमैन्ड एक्सप्लोरेशन हो सके मून के साउथ पोलर रीजन में, राइट। और ये कैसे डेवलप किया जाएगा? थ्रू चेंज 6, 7, 8 मिशन जो 2020s वाले डेकेड में प्लान किए गए हैं। और कौन से इंपॉर्टेंट मिशन है मून के? तो दैट इज चंद्रयान 3, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड आर्टेमिस मिशन जो हमने अभी अभी पढ़ा था नासा द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है IRNSS, जो बेसिकली एक पार्ट है वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का। मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी MSC, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी ने रिकॉग्नाइज किया है IRNSS को एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। इसका जो 102nd सेशन हो रहा था वर्चुअली, उसके अंदर इन्होंने जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसको वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का पार्ट रिकॉग्नाइज किया है। अगर हम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसका काम जो शिपिंग है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना है, और साथ ही साथ मरीन और बेसिकली जो भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है या मरीन पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट करना है। जो मरीन पोल्यूशन होता है या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है बाय शिप्स, उसको प्रिवेंट करना है। इंडिया चौथी ऐसी कंट्री हो गई है वर्ल्ड में जिसका इंडिपेंडेंट यानी कि अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको IMO ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। बाकी और कौन सी ऐसी 3 कंट्रीज है? क्योंकि इंडिया फोर्थ है तो बाकी 3 कंट्रीज भी तो होंगी। बाकी और कौन सी 3 कंट्रीज है? तो वो है USA, रशिया एंड चाइना।
आईएमओ की बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया IRNSS को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और इसको उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव नेविगेशन मॉड्यूल की तरह इंडियन वाटर्स में ऑल्टरनेटिव नेविगेशन मॉड्यूल की तरह एक्सेप्ट किया है। और अगर देखा जाए पहले तो पहले ये सिर्फ पायलट बेसिस पे यूज किया जाता था। अब सारे मर्चेंट व्हीकल इसको यूज कर सकते हैं, जो स्मॉल फिशिंग वेसल्स होते हैं वो भी इनको यूज कर सकते हैं। नेविगेशन सेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो नेविगेशन सिस्टम अब जीपीएस सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है इंडियन ओशन वाटर में अप टू 1500 किलोमीटर। इंडियन जो बाउंड्री है उससे 1500 किलोमीटर दूरी तक जीपीएस सिस्टम को नेविगेशन सिस्टम रिप्लेस कर सकता है। IRNSS की बात करें तो ये एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, याद रखिएगा, ये ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम नहीं है। ऐसे ही इंडियन नेविगेशन सिस्टम को बेसिकली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस जो है हमारा यूएसए का, उसी के एक कंपोनेंट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। और जीपीएस क्या है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मरीन शिपिंग वेसल्स में जो सबसे ज्यादा यूज होता है अराउंड द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, वो ये है। ठीक है, इसके अलावा एक और है, जैसे ग्लोनास है, रशियन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होता है। हमने अभी भी पढ़ा था जीपीएस, एक तो यूएसए का हमने नाम पढ़ा, रशिया का नाम पढ़ा और चाइना का नाम पढ़ा। तो यूएसए से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड रशिया से रशियन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब ये कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि ये इंडिया की अचीवमेंट है, तो ये आत्मनिर्भर भारत का एक इनिशिएटिव है। नेविगेशन में जो बेनिफिट्स होंगे वो तो होंगे ही, इसके अलावा ये हमारी डिपेंडेंस ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम पे हमारी डिपेंडेंस को कम करता है। क्लियर? और कौन से इंपॉर्टेंट नेविगेशन सिस्टम है, तो मैंने यूएसए का बताया आपको, जीपीएस है, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जिसके अंदर 24 ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स है। फिर ग्लोनस की बात करते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा रशियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ये बेसिकली जीपीएस का काउंटर पार्ट आप समझ लो, यूएसए के जीपीएस का काउंटर पार्ट हो गया। फिर चाइना हमने थर्ड नाम पढ़ा था, तो चाइना का क्या है, बेटू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये एक हाइब्रिड कॉन्स्टलेशन है जिसमें 30 सैटेलाइट्स हैं, तीन काइंड के ऑर्बिट्स के अंदर। फिर यूरोप का गैलीलियो, गैलीलियो क्या है, यूरोप का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो हमने यूएसए का पढ़ लिया जीपीएस, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दूसरा ग्लोनस रशिया का, तीसरा बेडू नेविगेशन सिस्टम चाइना का, और गैलीलियो यूरोप का। फिर हम बात करते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की। तो ये IRNSS है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ये एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन है, देखो नाम में भी रीजन आ रहा है, ये एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो इसरो ने डेवलप किया है। मेन इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किसी भी नेविगेशन सिस्टम का, नेविगेशन सैटेलाइट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, एक प्रॉपर पोजिशन, नेविगेशन, टाइमिंग, ये सब आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक रिलायबल पोजिशन, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज इंडिया में और इसके नेबरहुड में प्रोवाइड कर सके। इस कॉन्स्टलेशन की हम अगर बात करें, IRNSS कॉन्स्टलेशन की, तो इसका नाम NAVIC यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन रखा गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर। NAVIC दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस SPS, जो बेसिकली सबके लिए है, और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड सर्विस जो एनक्रिप्टेड है, और एनक्रिप्टेड सर्विस है, और ये ऑथराइज्ड यूजर्स और एजेंसीज के लिए ही अवेलेबल है। जीपीएस, जैसे जीपीएस में क्या होता है, 24 सैटेलाइट्स है, NAVIC में सिर्फ 8 सैटेलाइट है, और इनका रेंज इंडिया के अंदर ही है, और एडजॉइनिंग जो रीजन से, आसपास के जो रीजन से 1500 किलोमीटर तक कंट्री के बॉर्डर से, उनके तहत ही है। तो बेसिकली ये ग्लोबल नहीं हुआ, ये कैसा हो गया, रीजनल हो गया। सैटेलाइट सिस्टम जितने भी हैं जिनमें ज्यादा सैटेलाइट्स होते हैं, उनका बेसिकली ज्यादा एक्यूरेट पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन आती है। जीपीएस के हिसाब से जिसके अंदर एक्यूरेसी 20-30 मीटर्स तक रहती है, NAVIC में आपको लोकेशन अगर देखा जाए तो एक्यूरेसी 20 मीटर तक की एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट आता है सेंटिनल-6 सैटेलाइट। सेंटिनल-6 सैटेलाइट, ये जेसन CS मिशन, देखिए कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिक सैटेलाइट, ये किसने लॉन्च किया था, इट वॉज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन कैलिफोर्निया, फैल्कन 9 रॉकेट के ऊपर। ठीक है, SpaceX फैल्कन 9 रॉकेट के ऊपर इसको लॉन्च किया गया था कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में एयरफोर्स बेस है, वेंडेबर्ग एयरफोर्स बेस, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। इस डायग्राम में आप एक्चुअली इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। द कोपरनिकस सैटेलाइट विल कैरी आउट हाई प्रिसीजन मेजरमेंट्स
ऑब्जर्विंग ओशन करंट्स एंड डॉक्यूमेंटिंग चेंजेस इन सी सरफेस हाइट एंड लेवल। तो इसका क्या काम है? ये बेसिकली ओशन सर्फेसेस के लिए बनाया गया है। ठीक है, ग्लोबल मैपिंग ये प्रोवाइड करेगा सी सरफेस का हर 10 दिन में। और उसके बाद ये मिशन अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर्स तक के लिए होगा। ठीक है, सी सरफेस हाइट में कोई भी चेंज आता है, चाहे फ्यू सेंटीमीटर्स का ही क्यों ना चेंज हो, वो भी ये नोटिस करेगा। और ये ग्लोब में, मतलब अराउंड द ग्लोब ये काम कर रहा है। किस किस के साथ? नासा के साथ, ईएसए, एनओए, इन सब के साथ मिलकर ये काम कर रहा है हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसमें प्लैनेट कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है? हमें पता है अगर सी लेवल ज्यादा राइज होता है तो उसके बहुत सारे नुकसान है जो अपने एनवायरमेंट में पढ़े होंगे। अभी अगर आप देखोगे तो सी लेवल में 3 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से राइज हो रहा है। तो जो कोस्टल रीजन है, अगर सी लेवल ज्यादा राइज हो जाएगा तो उसके आसपास के जो रीजन है वो तो दब जाएंगे सारे। तो कोस्टल रीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सी लेवल के राइज को मॉनिटर करना जरूरी है। उसी के लिए इसको बनाया गया है। जेएसएस मिशन यानी कि सेंटिनल-6 सैटेलाइट एक्चुअली एक पार्ट है एक मिशन का, जो ग्लोबल सी लेवल में अगर किसी भी तरीके के चेंजेस होते हैं तो उनको मेजर करने के लिए है। इस मिशन का नाम है जेसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस यानी कि जेसन सीएस मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुकी हूँ, ओशन के हाइट को मेजर करना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये चीज आइडेंटिफाई करने में कि अर्थ का क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्योंकि अर्थ जैसे जैसे हॉट होता जाएगा, गर्म होती जाएगी, वैसे वैसे आपका सी लेवल बढ़ता जाएगा, आइस पिघलेगी और सी लेवल में राइज होगा। तो ये बेसिकली हमें डायरेक्टली दिखा रहा है कि अर्थ के क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसमें दो सैटेलाइट्स हैं, सेंटिनल-6 एक पहला सैटेलाइट और दूसरा सेंटिनल-6B जो कि लॉन्च होगा 2025 के अंदर। ये जॉइंट कोलैबोरेशन है ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा ईयूमेटसेट यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स और यूएसए के एनओएए यानी कि नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूरोपियन यूनियन। इन सब के कंट्रीब्यूशन के साथ और साथ ही साथ फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज सीएनईएस, इन सब के जॉइंट कोलैबोरेशन से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, इसको लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है तो वी कैन कॉल इट अ ग्लोबल प्रोजेक्ट एज वेल। मैकेनिज्म क्या होगा? सैटेलाइट क्या करेगा? अर्थ के सरफेस पे पल्सेस भेजेगा। ठीक है, कुछ वेव्स की तरह आप समझ लो, पल्सेस भेजेगा, देखेगा कि कितना टाइम लगता है उनको वापस आने में। इससे हमें पता चलेगा कि सी का सरफेस है उसमें राइज हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा ये और क्या मेजर करेगा? वाटर वेपर, अगर रास्ते में वाटर वेपर है तो वो भी मेजर करेगा। इसका पोजीशन फाइंड आउट करेगा जीपीएस को यूज करके और ग्राउंड बेस्ड लेजर्स को यूज करके। नासा के हिसाब से जितने भी ओशन करेंट्स में या हीट स्टोरेज में जो भी क्रिटिकल चेंजेस आते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, स्पेस से ही। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जो ओशन पे जो चेंज हो रहा है, ओशन में जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट क्या होगा क्लाइमेट के ऊपर। तो सी लेवल के ऑब्जर्वेशंस की कंटिन्यूटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओशंस कैसे हीट हीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टोर करते हैं, वाटर और कार्बन को कैसे स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट सिस्टम में, ये जानने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ओशनोग्राफी में ये हेल्प करेगा। देन विल सी जो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग है वेदर प्रिडिक्शंस के लिए, और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होता है जैसे एल नीनो एंड ला नीना, इन सब को प्रिडिक्ट करने में ये हेल्प करेगा, इन सबको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा इनकी प्रिडिक्शन में। बाकी जो सैटेलाइट्स है, जॉइंट मिशन है नासा और सीएनईएस का, जिसको लॉन्च किया गया है 1992 से, ताकि जितने भी ग्लोबल स्केल पे ओशन में चेंजेस हैं उनको ट्रैक किया जा सके। उनमें क्या क्या आता है? एक है टोपेक्स, दूसरा जेसन 1 एंड जेसन 2, ये सारे इसके अंदर आते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। ये पहली बात, तो ये प्रोजेक्ट की जरूरत क्या थी? सी, हम टेलीस्कोप में कोई भी इम्प्रूवमेंट करते हैं उससे क्या होगा? उससे हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन बेटर हो जाएंगे, हमारे जो रिसर्च है हमारी बेटर हो जाएगी। तो ये टीएमटी 30 मीटर टेलीस्कोप, दैट इज टीएमटी प्रोजेक्ट, इसको इंस्टॉल किया गया था हवाई में।
एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये एक क्लोज कोलैबोरेशन है किसका, एक तो प्रोफेसर एंड्रिया गेस जो कि 2020 के फिजिक्स नोबेल लॉरियट हैं, और इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के बीच में। ये प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है यूएसए, कनाडा, जापान, चाइना और इंडिया के बीच में। अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि इससे हम स्पेस में और बेटर एक्सप्लोर कर पाएंगे, कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, छोटी छोटी भी जो अगर मूवमेंट्स होंगे, चेंजेस होंगे, विद बेटर सेंसिटिविटी हम उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, राइट। अब अगर हम बात करते हैं इस एक और प्रोजेक्ट की, जैसे हमने अभी बात की 30 मीटर प्रोजेक्ट की, 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की, वैसे ही बाकी और कौन से ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हैं इंडियन कोलैबोरेशन के साथ, तो एक है लीगो प्रोजेक्ट। ये क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। इंडियन साइंटिस्ट बहुत सारे एस्पेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें, जैसे कि डिजाइनिंग एल्गोरिथम्स, राइट, जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स जो ग्रेविटेशनल वेव्स से जो सिग्नल्स आएंगे उसको एनालाइज करने के लिए, एल्गोरिथम्स को डिजाइन करने में, या एनर्जी और पावर जो ब्लैक होल से रेडिएट होती है उसको एस्टिमेट करने में। अभी हम लीगो इंडिया की बात करें तो ये एक प्लान्ड एडवांस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जो इंडिया में लोकेट की जाएगी एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इंडिया एक फुल एसोसिएट मेंबर है वर्ल्ड के सबसे बड़े पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी CERN का, जो 2017 में था। इंडिया 2017 में वर्ल्ड के सबसे बड़े पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी CERN का मेंबर बन गया था, फुल एसोसिएट मेंबर आप कह सकते हैं, जिससे उसको वहां की सारी डेटा की फुल एक्सेस मिल जाती है। इंडियन साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन साइंटिस्ट बेसिकली LHC यानी कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, उसकी बिल्डिंग में, और दो सिग्निफिकेंट CERN एक्सपेरिमेंट जो कि CMS और एलिस है, उन दोनों में उनके कंस्ट्रक्शन में वो हेल्प कर रहे हैं। अब फेयर क्या है? फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च। फेयर कहाँ पे होगा? जर्मनी में, ठीक है। ताकि यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के, या यूनिवर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है उसको स्टडी किया जा सके, उसके लिए ये रिसर्च है, फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च। फिर एक सोफिस्टिकेटेड एक्सेलरेटर कॉम्प्लेक्स है जो हाई एनर्जी और आयन बीम्स को यूज करेगा, और उसके थ्रू स्टार्स के इनसाइड, स्टार के कोर में जैसी कंडीशन होती है वैसी कंडीशन बनाएगा, ताकि जो यूनिवर्स है उसको समझा जा सके। इसमें इंडियन साइंटिस्ट का भी रोल है। उनका क्या रोल होगा? उनका रोल होगा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और जो NUSTAR है उसको बिल्ड करने में। NUSTAR क्या है? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, एस्ट्रोफिजिक्स एंड रिएक्शंस। CBM बिल्ड करने में, यानी कि कंप्रेस्ड बारियोनिक मैटर, एंड पैंडा यानी कि एंटी प्रोटॉन एनहिलेशन एट डैमस्टैक। ये सारे बिल्ड करने में इंडियन साइंटिस्ट का रोल रहेगा। इंडिया ने 9 बाकी कंट्रीज को भी ज्वाइन किया है, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सोफिस्टिकेटेड रेडियो टेलीस्कोप जो कि स्क्वायर किलोमीटर एरे है उसको बनाया जा सके, जिसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इस टेलीस्कोप के कोर की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड होगा कैरू डेजर्ट में, साउथ अफ्रीका में। इस बेसिकली एक जो ये टोटल डिटेक्शन एरिया है रिसीवर डिशेस का जो टोटल डिटेक्शन एरिया है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, इसीलिए इसका नाम स्क्वायर किलोमीटर एरे रखा गया है। फिर हम बात करते हैं ITER की, यानी कि इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये एक एनवायरमेंट क्रिएट करेगा जो जैसे सूरज में एनवायरमेंट होता है, सन में जैसा एनवायरमेंट होता है, वैसा एनवायरमेंट क्रिएट करेगा लेबोरेटरी कंडीशन में न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करके। सन के अंदर हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, हाइड्रोजन हीलियम्स कंबाइन करके हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके हीलियम बनते हैं, तो वैसा ही ये मिमिक करेगा लेबोरेटरी कंडीशन में। इंडिया के साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च अहमदाबाद, वो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं 300 मिलियन पोटेंशियली हैबिटेबल अर्थ्स। अब ये क्या है? केपलर स्पेसक्राफ्ट से नया डेटा आया है, उसके एनालिसिस से कुछ हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स हैं। एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं? एक्सोप्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, ठीक है। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं। पहला कंफर्मेशन जो हुआ था ऐसे एक्सोप्लैनेट्स के डिटेक्शन का, वो अराउंड 1992 में हुआ था। केपलर के डेटा के बाद
दो साल तक इसको एनालाइज किया गया। उसके बाद नासा की यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम ने ये एस्टिमेट किया है कि करीब 100 बिलियन ऐसे स्टार्स हैं मिल्की वे में। ठीक है, बेसिकली 100 बिलियन स्टार्स है मिल्की वे में, और उनमें से 4 बिलियन सन के जैसे हैं, यानी कि सूर्य के जैसे हैं। अगर सिर्फ 7% इन स्टार्स के हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, राइट, और तो एक अगर हम एस्टिमेट लगाए तो भी सिर्फ 7% भी अगर है तो भी 300 मिलियन हैबिटेबल अर्थ्स यानी कि एक्सो प्लैनेट्स हमारे पास हैं, जो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में है। बाकी गैलेक्सीज की तो अभी हमने बात भी नहीं की है। तो टीम ने कैलकुलेट किया कि करीब एक तिहाई स्टार्स ऐसे हैं जिनका मास और ब्राइटनेस सन के बराबर है, और उनके आसपास अर्थ जैसे रॉक्स भी है। ठीक है, हैबिटेबल जोन है, मतलब वहां रहा जा सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट की बात करते हैं, केपलर स्पेसक्राफ्ट। तो केपलर मिशन का नाम रखा गया था 17th सेंचुरी के जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोनस केपलर के नाम पे, जिन्होंने प्लैनेटरी मोशन के लॉज को डिस्कवर किया था। केपलर मिशन को 2009 में लॉन्च किया गया, और इसका उस वक्त काम था कि जो 1,50,000 स्टार्स हैं, जो एक पैच ऑफ स्काई में 1,50,000 स्टार्स हैं, उनका बेसिकली स्टडी करना। ठीक है, उस उनके स्टडी के लिए, मिल्की वे गैलेक्सी के उनके स्टडी के लिए ये इसका एक मिशन था, 3.5 years का मिशन। नासा के फर्स्ट प्लैनेट हंटिंग मिशन की, ये बेसिकली नासा का फर्स्ट प्लैनेट प्लैनेट हंटिंग मिशन है, जिसके अंदर 2600 जो टोटल हमारे पास एक्सो प्लैनेट्स है 3800, उसमें से 2600 से ज्यादा डिस्कवर हुए। केपलर का मेन गोल था कि किसी एक नंबर को मेजर करना, जिसका नाम था ईटा अर्थ। ठीक है, ईटा अर्थ क्या है? ये सन लाइक जो स्टार्स यानी कि सन के जैसे जो स्टार्स है, उनका फ्रैक्शन है, जिनके पास अर्थ जैसे ऑब्जेक्ट्स है जो उनके ऑर्बिट में घूम रहे हैं। मतलब जहां पे भी सन जैसे स्टार्स हैं, उनके आसपास ऐसे ऑब्जेक्ट जो अर्थ जैसे हैं, वो हैबिटेबल होंगे। ठीक है, जो ये, और इस जोन को, हैबिटेबल जोन का एक और नाम है, दैट इज गोल्डीलॉक्स। गोल्डीलॉक्स यहाँ पर इतना गर्म है कि यहाँ पे वाटर रिटेन हो सके और रहने लायक। केपलर का जो मिशन था उसके बाद आया था टेस, यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसको लॉन्च किया गया अप्रैल 2018 में। टेस क्या है? ये नया प्लैनेट हंटर है नासा का। अगेन ये देखेगा, प्लैनेट्स ढूंढेगा, हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढेगा। फिर हम बात करते हैं रेडियो बर्स्ट की। नासा ने अभी अभी, मतलब अभी इन द सेंस जब ये न्यूज आई थी, तो नासा ने फास्ट रेडियो बर्स्ट स्पॉट किया था पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी में। अब ये फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है? ये ब्राइट बर्स्ट है रेडियो वेव्स के चमकते हुए बर्स्ट हैं बेसिकली। रेडियो वेव्स क्या होता है? जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, वो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उन रेडियो वेव्स का ब्राइट बर्स्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट है, और इनका जो ड्यूरेशन होता है ये कुछ मिली सेकेंड स्केल पे ही होता है। इसकी वजह से इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, और स्काई में इसका पोजीशन डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज वाई इट इज अ बिग डील। तो इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 2007 में। नासा ने एक्सरे और रेडियो सिग्नल्स का एक्चुअली एक मिक्स ऑब्जर्व किया है, जो पहले कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया गया था मिल्की वे गैलेक्सी में। जो इसका एक्सरे पोर्शन है, जो साइमल्टेनियस बर्स्ट है, इनका जो एक्सरे पोर्शन है उसको काफी सैटेलाइट्स के थ्रू डिटेक्ट किया गया, जिसमें से एक सैटेलाइट नासा का विंड मिशन भी था। ये नासा का जो विंड सैटेलाइट है, ये एक स्पेसक्राफ्ट है जिसको 1 नवंबर 1994 को लॉन्च किया गया था। रेडियो कंपोनेंट को डिस्कवर किया गया बाय कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, काइम एक्सपेरिमेंट। ये एक रेडियो टेलीस्कोप है जो डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी ब्रिटिश कोलंबिया में है, और इसको लीड कौन करता है? मॉन्ट्रियल में मैकगिल यूनिवर्सिटी है, वो इसको लीड करती है, एंड और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। काइम की बात करें तो ये एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसका कोई मूविंग पार्ट नहीं है। इसका ओरिजिनली इसको क्यों बनाया गया था? ताकि ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का, क्या? हाइड्रोजन, उसको मैप कर सके ये। ठीक है, और ये टेलीस्कोप बहुत हाई मैपिंग स्पीड के साथ है, तो ये किसी भी चीज को आसानी से मैप कर सकता है।
अब सवाल ये होता है, ये जो रेडियो बर्स्ट है इनका सोर्स क्या है? इनका सोर्स बताया गया है एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार है जिसका नाम दिया गया है मैग्नेटार। मैग्नेटार या इसको CGR 1935 प्लस 2154 या CGR 1935 भी बोला जा रहा है। ये नाम याद रखना, ये एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। जो कॉन्स्टलेशन विल्पेक्युला, कौन सा कॉन्स्टलेशन? विल्पेक्युला में लोकेटेड है और इसका 14,000 से 41,000 लाइट ईयर्स अवे, इसका डिस्टेंस जो है 14,000 से 41,000 के बीच में है, राइट। नेक्स्ट, रेडियो बर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये काफी इस कितनी देर तक ये टिकता है? ये सेकंड का भी 1000 समझ लो उतना ही टिकता है ये, और ये कई हजार गुना ब्राइट होता है देन एनी अदर रेडियो एमिशन। जो मैग्नेट स्टार से रेडियो एमिशन हो रहा है उससे कई गुना ये ज्यादा ब्राइट होता है, ठीक है। तो ये जो फ्लेयर अप हुआ था वो काफी घंटों तक टिका था और इसको पिकअप किया नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप ने और नासा के न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर ने। जो फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप है इसका नाम था गामा रे लार्ज एरिया स्पेस टेलीस्कोप यानी कि ग्लास्ट। ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसका इस्तेमाल गामा रे एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जाता था लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गामा रेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो ये न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पेलोड है जो न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए डिवोटेड है। मैग्नेटार की बात करें तो नासा के हिसाब से मैग्नेटार एक न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है। ये एक न्यूट्रॉन स्टार है, मतलब ये क्या है, कुछ ऐसे स्टार्स जो सन से काफी ज्यादा मास होल्ड करके रखते हैं, उनका जब क्रस्ट छोटा साइज रिमेन रह जाता है तो वो मैग्नेटार, ठीक है, वो न्यूट्रॉन स्टार है। मैग्नेटार जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे स्टार की वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अगर आप देखा जाए किसी भी एक रेफ्रिजरेटर मैग्नेट के 10 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। और हम न्यूट्रॉन स्टार की बात करें जो नॉर्मल एवरेज न्यूट्रॉन स्टार होता है उससे 1000 टाइम्स ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। न्यूट्रॉन स्टार्स कब बनते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं जब किसी भी बहुत बड़े स्टार का जो कोर होता है यानी कि जो सेंटर है उसके अंदर ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो जाए और वो अपनी लाइफ खत्म कर दे। इस रिजल्ट की वजह से क्या होता है, जैसे ही वो कोलैप्स होगा वो इतना टाइटली पैक हो जाता है कि जैसे शुगर का छोटा साइज होता है ना, उससे भी छोटा हो जाएगा वो। और उसका वेट 1 बिलियन टन से ज्यादा होगा। तो समझो इतने छोटे साइज में इतना सारा मास है, दैट इज अ न्यूट्रॉन स्टार। क्लियर? मैग्नेटार सब क्लास है इसी न्यूट्रॉन्स का और कभी कभी इनमें आग लगी रहती है यानी कि फ्लेयर्स होते हैं, बहुत सारी एनर्जी होती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। सन से भी ज्यादा बहुत कई गुना ज्यादा ये आप कह सकते हैं कि फ्लेयर्स एमिट कर सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। SGR 1935 की जब हम बात करते हैं तो जो एक्सरे पोर्शन था इस बर्स्ट का, जो साइमल्टेनियस बर्स्ट है उसका जो एक्सरे पोर्शन है उसमें बहुत सारी एनर्जी थी। इतनी एनर्जी जितनी सन प्रोड्यूस करता है पूरे एक महीने में, उतनी एनर्जी उसके अंदर थी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स न्यूज है हमारी एस्ट्रॉइड 16 साइक। अब एस्ट्रॉइड 16 साइक क्या है? एक रीसेंट स्टडी थी नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक रीसेंट स्टडी थी जिन्होंने एस्ट्रॉइड 16 साइक को फाइंड आउट किया है जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में रिवॉल्व करता है, ठीक है, और ऑर्बिट करता है। और वो कंप्लीटली मेटल का बना हुआ है। आप कह सकते हैं हो सकता है वो पूरी तरह से मेटल का बना हुआ हो और उसका अगर वर्थ देखा जाए यानी कि कितने का होगा वो देखा जाए तो अराउंड 10,000 क्वाड्रिलियन US डॉलर्स का होगा ये। एस्ट्रॉइड 16 साइक कहाँ पे लोकेटेड है? 370 मिलियन किलोमीटर्स अर्थ से दूर लोकेटेड है, मार्स और जुपिटर के बीच में, और इसका डायमीटर है 140 माइल्स। इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1853 में बाय इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैस्पर्ड और इसका नाम एंशियंट ग्रीक गॉडेस ऑफ सोल साइक के नाम पे इसका नाम रखा गया था। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स किससे बने होते हैं? या तो रॉक से बने होंगे या आइस से बने होंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि साइक एक डेंस बहुत मेटालिक ऑब्जेक्ट का बना हुआ है, मेनली ये मेटालिक ऑब्जेक्ट का बना हुआ है और ये माना जा रहा है कि ये एक्चुअली पहले एक प्लैनेट था जो पूरी तरह से प्लैनेट नहीं बन पाया तो उसका कोर ये वाला एस्ट्रॉइड बन गया। साइक की शेप पोटैटो जैसी है
और इसको 5 साल लगते हैं ताकि ये सन के आसपास एक ऑर्बिट कंप्लीट कर सके। और एक्सिस पे रोटेट करने में, हमने रेवोल्यूशन रोटेशन पढ़ा था ना, एक्सिस पे रोटेट करने में अराउंड 4 आवर्स लगते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन में इसको एक रेवोल्यूशन में इसको 5 साल से ज्यादा लग जाते हैं। अर्थ पे जितना 5 साल होता है उससे ज्यादा लग जाते हैं। लेटेस्ट फाइंडिंग के हिसाब से, जो लेटेस्ट फाइंडिंग की गई थी हबल स्पेस टेलीस्कोप और अल्ट्रा वायलेट ऑब्जर्वेशन, उसके हिसाब से साइक के कॉम्पोजिशन की एक बेटर पिक्चर मिलती है हमें। अब ये हबल स्पेस टेलीस्कोप वैसे हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था 1990 में, और तब से ये ऑपरेशन में है। ओके, नेक्स्ट देखा गया है कि साइक एक यूनिक एस्ट्रॉइड हो सकता है जो आयरन और निकल का बना हुआ है। जो अर्थ का कोर हमने पढ़ा था ना, Fe, नाइफ, मैंने बताया था आपको। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जैसे क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो कोर किसका बना होता है? नाइफ, निकल एंड आयरन। तो बिल्कुल वैसा ही है, तो अर्थ के कोर जैसे इसकी सिमिलैरिटी देखी जा रही है। और जहां पे आयरन अकेले की वैल्यू, सिर्फ इसमें जो आयरन कंपोनेंट है उसी की वैल्यू 10,000 क्वाड्रिलियन यूएस डॉलर्स है। ओके, और साइंटिस्ट ने ये भी नोटिस किया है कि साइक जैसे अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आयरन सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। नासा के साइक मिशन की बात करें तो प्राइमरी टारगेट इसका था कि इसको लॉन्च किया जाएगा 2022 में नासा के थ्रू, ताकि एस्ट्रॉइड को कंप्लीटली पढ़ा जा सके, जितने भी अजम्पशन बनाए गए हैं साइंटिस्ट द्वारा उनको कंफर्म किया जा सके। साइक मिशन पहला ऐसा मिशन होगा जो मेटालिक एस्ट्रॉइड को इन्वेस्टिगेट करेगा। किसको? मेटालिक एस्ट्रॉइड को इन्वेस्टिगेट करेगा। साइक स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड पे लैंड करेगा 2026 में, ठीक है, अर्ली 2026 में। अब क्योंकि साइक का कॉम्पोजिशन अर्थ के अपने कोर से बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो हमें अगर उसके स्टडीज से कुछ पता चलता है तो हम अर्थ की हिस्ट्री के बारे में भी जान सकते हैं कि क्यों इतना कोलिजन और ऐसी वायलेंट हिस्ट्री रही है अर्थ की। नेक्स्ट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01, इसरो का। अब ये EOS-01 क्या है? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अलोंग विद दिस 9 और इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा से। 7 नवंबर 2020 इसकी ओरिजिनल लॉन्च डेट थी। एंड PSLV C49 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C49 पे इसरो के इस PSLV C49 पे इनको लॉन्च किया गया था, और ये इस PSLV का 51st मिशन था। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका काम क्या है? बहुत सारी जगह काम है इसका। अर्थ ऑब्जर्वेशन करेगा अर्थ की, राइट। ये ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जिनके अंदर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है, ताकि अर्थ के बारे में, अर्थ के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। तो ये अलग अलग फील्ड में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इन सब में ये हेल्प करता है। बहुत सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं जिनको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। और भी दूसरे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो इसरो ने लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर आता है रिसोर्स सैट 2, 2A, कार्टोसैट 1, 2, 2A, 2B, रिसैट 1 एंड 2, ओशन सैट 2, मेगाट्रोफिक्स, सरल, देन स्कैटसैट 1, इनसैट 3DR, 3D, एक्सेट्रा। आपको नेम्स थोड़े बहुत याद होने चाहिए क्योंकि आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग is an earth observation satellite or is not an earth observation satellite। तो आपको पता होना चाहिए कौन से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं, कौन से नहीं है। बाकी के जो 9 कस्टमर सैटेलाइट्स थे, ये एक कमर्शियल अग्रीमेंट था NSIL के साथ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ। ये एक कमर्शियल अग्रीमेंट था, उसी के तहत इन 9 कस्टमर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। NSIL जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 2019 में अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ये कंप्लीटली ओन्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। NSIL इसरो का कमर्शियल आर्म है, रिमेंबर दिस। NSIL क्या है? इसरो का कमर्शियल आर्म है। इसका मेन काम है इंडियन इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करना, इंडियन इंडस्ट्रीज हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज कर सके, इसके लिए अनेबल करना। उसके अलावा जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है प्रोडक्ट्स का, या प्रमोशन है प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है।
एनएसआईएल के मेजर बिजनेस एरिया में क्या क्या आता है? पीएसएलवी का प्रोडक्शन, एसएसएलवी का प्रोडक्शन थ्रू इंडस्ट्री यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का भी प्रोडक्शन। देन स्पेस बेस्ड जो सर्विसेज हैं जैसे लॉन्च सर्विसेज हो गया, या ट्रांसपॉन्डर लीजिंग है, रिमोट सेंसिंग है, मिशन सपोर्ट सर्विसेज हैं, इनका भी प्रोडक्शन और मार्केटिंग इसी के अंदर आता है। देन कुछ सैटेलाइट जैसे कि कम्युनिकेशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है, इनको बिल्ड करना एज पर रिक्वायरमेंट। देन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इसरो सेंटर, जो इसरो सेंटर डेवलप करेगी टेक्नोलॉजी उसका ट्रांसफर। एंड इसरो की एक्टिविटीज से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज आ रही हैं या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनकी मार्केटिंग करना, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सारा इनका काम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इन स्पेस के बारे में हमने पहले पढ़ा था, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में आती है, जिसका काम है जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज को यूज करें, उनमें पार्टिसिपेट करें, इंडिया के स्पेस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, इसके लिए इसको बनाया गया है। पीएसएलवी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, पीएसएलवी क्या है? इंडिया की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। पहली लॉन्च व्हीकल थी जिसमें लिक्विड स्टेज को इक्विप किया गया था। पहला सक्सेसफुल लॉन्च इसका हुआ था अक्टूबर 1994 में। पीएसएलवी दो इंपॉर्टेंट मिशन में यूज किया गया था, चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट 2013 के अंदर। इसके अलावा जीएसएलवी मार्क 2 एंड जीएसएलवी मार्क 3 बाकी लॉन्च व्हीकल्स हैं जो सक्सेसफुल है। मार्क 2 लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल है जो इंडिया ने डेवलप किया है, अभी ऑपरेशन में है। ये एक फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जिसमें एक 3 स्टेज व्हीकल होगा और चौथा लिक्विड स्ट्रैप ऑन है। ठीक है, फोर्थ क्या है? लिक्विड स्ट्रैप ऑन है। इसके अंदर एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है जो इंडिजिनसली इंडिया में डेवलप्ड है। देन जीएसएलवी मार्क 3 की बात करें, इसको चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए चूज किया गया था। ये एक 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, इसरो ने डेवलप की है। दो सॉलिड स्ट्रैप ऑन्स हैं, एक कोर लिक्विड बूस्टर है, एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। तो मार्क 2 में 3 आपको स्टेजेस व्हीकल मिल जाएगा, इसमें 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन्स है और मार्क 3 के अंदर सिर्फ 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन्स है। ठीक है, मार्क 3 को डिजाइन किया गया कुछ इस तरह की, वो 4 टन क्लास ऑफ सैटेलाइट्स को कैरी कर सकता है जीटीओ यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, और 10 टन को कैरी कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में, जो मार्क 2 के कैपेसिटी से ट्वाइस है। नेक्स्ट आता है 15 अक्टूबर की बात हम करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 1931। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एक कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन कपिला ऑन द ओकेजन ऑफ 89th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस कैंपेन के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि अपने इन्वेंशंस को पेटेंट कर सके। जनरली क्या होता है, हम कुछ इन्वेंट करें उसको पेटेंट नहीं करें तो कोई और उसका इस्तेमाल कर लेता है, तो उसको कैसे पेटेंट करें ये उसमें बताया जाएगा। ठीक है, जो भी इनोवेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली उनको टीचर्स की गाइडेंस दी जाएगी। अगर उनको ये नहीं पता पेटेंट को कैसे फिल किया जाता है, सिस्टम क्या है, तो इन सब के लिए उनको गाइड किया जाएगा। इस कैंपेन के थ्रू ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी क्योंकि वो अपने इन्वेंशंस को खुद पेटेंट कर सकते हैं। इंडिया, अगर हम चाहते हैं इंडिया एक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बने 2024-25 तक, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको ये अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, पेटेंट्स क्या है इनके बारे में पता होना चाहिए। पेटेंट क्या होता है? बेसिकली ये प्रॉपर्टी राइट होते हैं जो कोई भी जो एक सॉवरेन अथॉरिटी देती है इन्वेंटर को कि आपने इन्वेंट किया, आपका इस पे पेटेंट है। ठीक है, इस पेटेंट फाइलिंग इंडिया में कहाँ पे होती है? बाय पेटेंट एक्ट 1970। जून 2020 में ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने इन्होंने जॉइंटली एक नया नेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी बनाई है, स्टिप 2020। 2005-06 और 2017-18 के बीच में करीब 5,10,000 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किए गए थे इंडिया में, जिसमें से अराउंड 3/4 फॉरेन एंटिटीज या इंडिविजुअल द्वारा फाइल किए गए थे।
मतलब हम देखें तो करीब सिर्फ 24 पेटेंट क्लेम्स हैं जो इंडिया में आए हैं 13 साल में। तो आप समझ रहे हैं, दिस इज वेरी लेस। ग्लोबल रैंकिंग अगर देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया की रैंक आती है 7th पेटेंट फाइल करने में। चाइना लिस्ट में टॉप पे है, फिर आता है यूएसए एंड जापान। Few other announcements: Institution Innovation Council Annual Report IIC 2.0 प्रेजेंट किया गया था और IIC 3.0 अनाउंस किया गया था। IIC क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, तो ये IIC, इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2018 में। इसका क्या काम है? इनोवेशन है तो इनोवेशन से रिलेटेड होगा, तो जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं उनमें इनोवेशन को प्रमोट करना ताकि वो नए नए आइडियाज ला सके, पीरियोडिक एक्टिविटीज कर सके इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। देन आईआईसी अभी तक 1700 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में स्टैब्लिश कर दिया गया है और इसके अलावा 5000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी स्टैब्लिश किया जाएगा आईआईसी 3.0। ठीक है, जो अब 3.0 को अनाउंस किया गया है वो 5000 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये डिसाइड किया गया कि जो 15 to 23 अक्टूबर आता है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। इस वीक में बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाएंगी ऑनलाइन अवेयरनेस के लिए इसके बारे में, और पेटेंट को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की 15 अक्टूबर 1931 को इनका बर्थ हुआ था तमिलनाडु में। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल इनोवेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इंडियन साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन थे जिनका बेसिकली इनके बारे में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, राइट। इन्होंने बहुत सारे मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट की है इंडिया में, इनमें काफी लीडिंग रोल रहा है इनका इंडिया में, जैसे कि आईजीएमडीपी यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देन इन्होंने और भी प्रोग्राम्स प्लान किए थे तो ताकि सक्सेसफुल मिसाइल्स बनाए जा सके, और इसीलिए इनको मिसाइल मैन भी इनको नाम दिया गया है इसरो के हिसाब से। इसरो में इनफैक्ट इन्होंने ये एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर SLV-3 के, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड और प्रोड्यूस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। 1998 में इन्होंने एक प्लान रखा टेक्नोलॉजी विजन 2020, जिसके अंदर उन्होंने एक रोड मैप दिया था कि कैसे इंडिया को लेस डेवलप्ड से एक डेवलप्ड सोसाइटी बनाया जा सकता है 20 years के अंदर। इस प्लान के हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत थी, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सके, हेल्थ केयर और एजुकेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत थी। वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने 2002 में और फुल टर्म उन्होंने सर्व किया 2007 तक। लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। इंडिया 2020 अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, ये कुछ उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके अपने काम हैं। अवार्ड की बात करें तो उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें से दो जो कंट्री के हाईएस्ट ऑनर्स हैं, पद्म विभूषण 1990 में मिला था और भारत रत्न 1997 में मिला था। 27 जुलाई 2015 में मेघालय में उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आता है ओसिरिस रेक्स मिशन नासा का। नासा का ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, इसने अब जो एस्ट्रॉइड बेनू है उसको टच किया था ताकि वहां से रॉक और डस्ट सैंपल्स को ला सके। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का फर्स्ट एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन था। इसका काम क्या था? इसका काम था बस सैंपल्स को कलेक्ट करके, एस्ट्रॉइड से सैंपल को कलेक्ट करके अर्थ पे वापस लाना ताकि उस पर साइंटिफिक स्टडी की जा सके। ये ओरिसिस रेक्स का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड रेगुलेट एक्सप्लोरर। इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था 2016 में ताकि ये बेनू एस्ट्रॉइड तक जाए और वहां से उसके डेब्री और मटेरियल कलेक्ट करके लाए ताकि आगे इस पे स्टडीज की जा सके। ये मिशन 7 ईयर का एक मिशन था जो जिसका काम था 2023 में जो 60 ग्राम सैंपल है बेनू एस्ट्रॉइड से वो वापस अर्थ पे लेके आना। नासा के हिसाब से इस मिशन में आप देखेंगे जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल है वो लाया जाएगा अर्थ पे। और अपोलो एरा से, अपोलो क्या था? नासा का प्रोग्राम था। एंड स्पेसक्राफ्ट, इस स्पेसक्राफ्ट में 5 इंस्ट्रूमेंट्स थे जो बेनू को एक्सप्लोर करने के लिए बनाए गए थे, जिसमें से कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर ऑल्टीमीटर, ये सारे भी थे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म, टैग सैम। ये क्या है? ये साइंटिफिक रोबोटिक आर्म है जिसका नाम है टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म, जिसका अटेम्प्ट था कि जो एस्ट्रॉइड है वहां से सैंपल साइट से सैंपल कलेक्ट करके वापस लाया जा सके। डिपार्चर विंडो इस मिशन का 2021 में, और इसके बाद इसको 2 साल लगेंगे अर्थ में वापस आने में। अभी आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ कोविड एवरीथिंग हैज बीन पोस्टपोन। बेनू की बात अगर हम करें तो ये एक एंशियंट एस्ट्रॉइड है जो करीब 200 मिलियन माइल्स दूर है अर्थ से। ठीक है। बेनू एक साइंटिफिक बेसिकली एक विंडो प्रोवाइड करता है जहां पे हम अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में जान सकते हैं, कैसे ये बिलियन ईयर्स पहले शेप में आया था, कैसे अर्थ पे लाइफ शुरू हुई, और इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। बेनू में बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए हैं अभी तक। जब वो फॉर्मेशन हुआ था उसका बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तब से लेकर अभी तक बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए हैं। इसलिए इसके अंदर वो प्रिमिटिव केमिकल्स एंड रॉक्स हैं जो जिससे सोलर सिस्टम शुरू हुआ था, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो इसीलिए हमें हर चीज के बारे में नॉलेज ज्यादा पता चलेगी। इसके बारे में पढ़ने के बाद हमें, इसकी स्टडी के बाद हमें अर्थ के ओरिजिन का, सोलर सिस्टम के ओरिजिन का भी पता चलेगा। ये एक बी टाइप एस्ट्रॉइड है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कार्बन काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में है बाकी मिनरल्स के साथ। हाई कार्बन कंटेंट की वजह से ये 4% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो बेसिकली जैसे वीनस है, ठीक है, वीनस जैसे प्लैनेट जो 65% लाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसके हिसाब से बहुत ही कम है। अर्थ 30% लाइट रिफ्लेक्ट करती है। वेन्यू के इंटीरियर की बात करें तो वेन्यू का इंटीरियर अराउंड 20 to 40% इंटीरियर इसका एम्प्टी है, एम्प्टी स्पेस है। और साइंटिस्ट का मानना है कि ये फर्स्ट 10 मिलियन ईयर्स जो थे सोलर सिस्टम फॉर्मेशन के, उसी में ये बन गया था, जिसका मतलब इसका एज अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स है। देन एक पॉसिबिलिटी है कि बेनू एक्चुअली एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ को स्ट्राइक कर सकता है अगले सेंचुरी में, यानी कि 2175 से लेके 2199 के बीच में ये अर्थ को स्ट्राइक कर सकता है। एनईओ क्या होते हैं? नियर अर्थ ऑर्बिट ऐसे कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स हैं जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से प्लैनेट के ऑर्बिट में आ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे अर्थ के नेबरहुड में आ गए हैं। एस्ट्रॉइड को पहले डिस्कवर किया गया था बाय, ये वाला जो एस्ट्रॉइड है बेनू, इसको डिस्कवर किया गया था बाय नासा फंडेड लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रिसर्च टीम इन 1999। नेक्स्ट, एस्ट्रॉइड्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सन के पास रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लैनेट से बहुत छोटे हैं, इसलिए इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। मेनली जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। अराउंड 10 लाख एस्ट्रॉइड्स हैं जिनको हम जानते हैं, जो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो मिले थे। ठीक है। फिर हम ट्रोजन्स पढ़ चुके हैं, मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ट्रोजन पढ़ चुके हैं जो अपना ऑर्बिट शेयर करता है लार्जर प्लैनेट के साथ। देन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनमें से अर्थ क्रॉसर आते हैं, जो अर्थ के ऑर्बिट में क्रॉस करते हैं, उनको अर्थ क्रॉसर भी कहते हैं। देन 10,000 ऐसे एस्ट्रॉइड्स है जिनको पोटेंशियली हेजार्डस एस्ट्रॉइड बोला गया है, जिसमें से 1400 को पोटेंशियली हेजार्डस एस्ट्रॉइड बोला गया है क्योंकि वो टकरा सकते हैं। ठीक है, उनका पेरीमीटर इतना है कि वो अर्थ से टकरा सकते हैं, इसलिए उनको पोटेंशियली हेजार्डस एस्ट्रॉइड बोला गया है। ठीक है। So with this we come to the end of today's lecture. I hope you enjoyed the lecture and I hope आपको speed ठीक लगी होगी. You can also write down in the comment section below if you need some changes, and probably एक और क्लास होगी जो साइंस एंड इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से रिलेटेड है, और ज्यादा पुराना करंट अफेयर्स हम नहीं डिस्कस करेंगे. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर्स, एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम कुछ और करंट अफेयर सीरीज उठाएंगे एंड वी विल डिस्कस दैट फ्रॉम स्पेस science and technology. Okay, so if you like the lecture, do like and share it, and do not forget to subscribe to the channel and hit the bell icon ताकि आपको regular updates मिलते रहें. मिलते हैं अगली क्लास में. Thank you so much for joining. Have a nice day.